हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 7 ऐसे नॉन वर्बल एजेस के बारे में बताने जा रहा हूं जो एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी जैसे ही आप रूम के अंदर एंटर करते हो उसी समय से ये सारी चीज़ें आपकी काउंट होनी स्टार्ट हो जाती है। इसका इंपॉर्टेंस समझ लो कुछ इस तरीके से होता है कि आप जो अपने क्वेश्चंस का आंसर देते हो ना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन 7 एजेस का होता है। सो चलो फटाफट हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि वो 7 ऐसे क्या इंपॉर्टेंट एजेस हैं जिसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो 7 एजेस में से सबसे पहला है क्लॉथिंग। तो क्लॉथिंग का मतलब क्या होता है? ड्रेसिंग सेंस। आप जब उस इंटरव्यू रूम के अंदर जाते हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस से ही इंटरव्यूअर ये पता कर लेता है कि आप टीचर बनने के लायक हो या नहीं हो। ऐसा कहते हैं कि हमारे समाज में हम जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं ये हमारे पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी कुछ बता कर जाता है। तो इसीलिए आप वहाँ पे जब जा रहे हो तो मैन एंड विमेन दोनों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैन से। तो अगर आप एक मैन हो, ठीक है, और आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको एक फॉर्मल शर्ट ले लेना है और शर्ट जो है वो लाइट कलर्ड होना चाहिए, ज़्यादा उसमें ग्रेडियंट्स ना बने हो, ठीक है, वो डार्क कलर ज़्यादा ना हो, ध्यान रखना है। और आपको एक फॉर्मल पैंट लेना है। ध्यान रखना कि आप चाहो तो एक सूट भी ले सकते हो, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ब्लेज़र अच्छा सा बनवा लो, है ना, एक अच्छा इंप्रेशन देगा। आप चाहो तो टाई पहन भी सकते हो, नहीं भी पहन सकते हो, मीन्स जो भी जाना आपको एकदम फॉर्मल जाना, ठीक है। एक चीज़ आपको अवॉइड करनी है, डैट इज़ कि आप कोई पर्पल कलर का शर्ट ना पहन लो। दूसरा, आप ब्लैक कलर का शर्ट मत पहनो। आप ब्लैक कलर के सूट बना सकते हो। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ब्लैक कलर का सूट पहन के मत जाना, लेकिन ऐसा ऑब्वियस नहीं है, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो कहीं ना कहीं आप में एक लीडरशिप की भावना ये दिखाती है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है कि आपके अंदर एक अथॉरिटी टाइप की पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप ब्लैक नहीं पहन के जा सकते, आप पहन के जा सकते हो। ऑब्वियस सी बात है कि आप जा सकते हो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सी बात जो मैन को ध्यान रखना है वो है शू, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जब भी आप कहीं भी जाते हो, मैं सिर्फ इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा, आप कहीं भी जाते हो तो सबसे पहला जो नज़र जाता है किसी भी इंसान का वो आपके शूज़ पर जाता है, ठीक है। तो एक मैं जहाँ से ये चीज़ पढ़ रहा था वहाँ पे भी ये चीज़ लिखा हुआ था कि अधिकतर प्रिंसिपल जो होते हैं वो ये देखते हैं कि जो सामने वाला बंदा वहाँ पे जा रहा है क्या उसके शूज़ शाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या वो पॉलिश्ड है या नहीं है। अगर वो अपने शूज़ को पॉलिश नहीं कर सकता, इतनी छोटी छोटी चीज़ों को वो ध्यान नहीं रख सकता, तो टीचिंग जैसे बच्चों को पढ़ाने जैसे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे ले सकता है। तो इसीलिए भूलना मत, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, हो सके तो टाई लगा लेना। अगर आपने ब्लेज़र बना रखा है तो ब्लेज़र भी पहन कर जाना, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये ऊपर नीचे मैच करना चाहिए। और शू को पॉलिश करना बिल्कुल मत भूलना। नाउ लेट्स कम टू व्हाट अ वुमन शुड वियर। तो एक वुमेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप साड़ी पे जा रहे हो, साड़ी एंड ब्लाउज पहन के जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक फॉर्मल सूट आपको मिलता है तो आप एक फॉर्मल सूट भी बना लो, ठीक है। और जैसा मैंने मैन के बारे में बताया, फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल में जो इंटरव्यूअर है वो ये देखते हैं ड्रेसिंग सेंस में कि एक फीमेल का, एक विमेन का जो ये क्लीवेज पार्ट होता है, ठीक है, ये जो ब्रेस्ट के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये क्लीवेज पार्ट वो कम से कम दिख रहा हो, ये नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपका दिखेगा तो समझ लो कि आपके इंटरव्यू में चांस जो होता है ना सिलेक्ट होने के, वो एकदम ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। आपको अपना जो अटेंशन है वो आपकी ज्वेलरी पे नहीं लानी है, आपको कम से कम ज्वेलरी वेयर करना है, ठीक है। अगर लिपस्टिक की बात की जाए तो आप नॉर्मल जो लिपस्टिक होता है ना वो आप लगा सकते हो, पिंक लगा सकते हो, आप रेड भी लगा सकते हो, लेकिन ब्लैक कलर का मत लगाना, प्लीज़ अवॉइड ब्लैक लिपस्टिक, ठीक है। और जो ज्वेलरीज हैं, रिंग मिनिमम रखना है, जितना आप कम रिंग रख सकते हो उतना बेटर है। जितनी कम ज्वेलरीज आप पहन के जाओगे उतना बेटर है, क्योंकि आपको पूरा ध्यान आपके पर्सनैलिटी पे लानी है, आपके नॉलेज पे लानी है, ना कि आपके गारमेंट्स पे, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो ये रहा पूरा का पूरा जो क्लॉथिंग है उस पर आप कैसे अपना काम कर सकते हो। सेकेंड एज है नर्वसनेस। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो चाहे वो मैं क्यों ना हूँ, आप क्यों ना हो, इवन कि जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं
उनको भी पता होता है कि जो यहाँ पे आया हुआ है वो नर्वस है, क्योंकि ना जाने उन्होंने भी अपने लाइफ में कितने इंटरव्यूज़ फेस करी होंगी। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि नर्वसनेस मुझे हो ही ना, क्योंकि जब भी हम अपने कंफर्ट जोन से निकलकर बाहर जाते हैं ना, कुछ दूसरा काम करते हैं ना, तो हम नर्वस होते हैं। और इंटरव्यू हमारे डेली एक्टिविटीज़ का कोई पार्ट नहीं है, ये बहुत कम आता है, इसलिए उसके लिए तो हम नर्वस होंगे ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कौन कौन सी साइंस है जो ये शो करती है सामने वाले इंसान को कि आप नर्वस हो या नहीं हो। सबसे पहले तो आपका क्रॉस लेग, अगर आप अपने लेग को क्रॉस करके बैठे हो, ठीक है, आप हैंड्स को बार बार ऐसे ऐसे कर रहे हो, ठीक है, कभी कभी आप फेस को टच कर रहे हो, कभी ऐसे कर रहे हो, कभी बाल को ऐसे समेट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका नर्वसनेस शो करता है। कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले के आंखों में नहीं देख रहे, हम आई कांटेक्ट नहीं बना रहे, हम इधर देखकर बात कर रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं। तो ये सारी जो साइंस है ना, वो हमको ये शो करते हैं कि सामने वाला इंसान नर्वस है। तो आपको नर्वस, अपना जो नर्वसनेस है ना, उसको आपको मिनिमम लेवल पे रखना है। अब ये आप कैसे करोगे? तो इसके लिए ना आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहला तो आपको अपने अंदर बोलना पड़ेगा यस आई एम इन कंट्रोल। कहते हैं कि जब आप ये अपने आप से खुद से बोलते हो कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, जब आप ये रोज बोलते हो अपने आप से, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड उस चीज़ को पकड़ लेता है और फिर आपका जो डर है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। कहते हैं कि जो चीज़ से आप सबसे ज़्यादा डरते हो, अगर वो काम आपको करना है तो वो काम आप कर डालो, आपका डर खत्म हो जाएगा। अगर आपको स्टेज पे जाके बोलने से डर लगता है, आप स्टेज पे जाके बोलो, ठीक है, देखना आपका डर खत्म हो जाएगा। आप बार बार अपने आप को ना सिचुएशन में अपने आप को एक्सपोज करो। तो अब इसमें इंटरव्यू के केस में आप क्या करोगे, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, आपको प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चंस आपको पहले से रेडी रखने हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे गया और अचानक से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 100% क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर लो, लेकिन मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रिडिक्टेबल होते हैं, जिसको आप खुद से कर सकते हो। दूसरा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में है, जैसे कि इंटरव्यू में टाइम से पहुंचना आपके कंट्रोल में है, क्या आपको पहन के जाना है नहीं जाना है, ये आपके कंट्रोल में है, आपने अपना जो बायोडेटा उसमें क्या क्या डाला है, ये आपके हाथ में है, ठीक है, प्रिपरेशन करना ये आपके हाथ में है। तो भाई आप वो देखो ना जो आपके हाथ में है, जो नहीं है उसको क्यों देख रहे हो? तो जो आपके हाथ में नहीं है आप उसको देखोगे तो नर्वस हो ही जाओगे, ठीक है। फर्स्ट मैंने क्या बताया, आपको मेडिटेट करना अपने आप में, ठीक है, खुद से ये बोलना आई एम इन कंट्रोल, आई एम इन कंट्रोल। जब भी आप नर्वस हो जाते हो, पता है इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। नर्वस होने के पीछे का रीज़न क्या होता है, जरा गौर से समझना। जब हम नर्वस होते हैं तो हम छोटी छोटी सांसें लेने लगते हैं, ठीक है। जब हम नर्वस होते हैं हम छोटी छोटी सांस लेने लगते हैं, और छोटी सांस लेने की वजह से क्या होता है कि हमारे ब्रेन तक जो ऑक्सीजन लेवल है वो सही से नहीं पहुंच पाता, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता तो हमारा ब्रेन जो है वो जिस तरीके से काम करना चाहिए, जिस पोटेंशियल में काम करना चाहिए, वो नहीं कर पाता। इसीलिए हम रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं, हम सही से आंसर्स फॉर्म नहीं कर पाते। तो इन सच कंडीशन वेन एवर यू आर जस्ट गेटिंग नर्वस, ट्राई टू ब्रीथ, टेक सम 2-3 ब्रीथ्स, ठीक है, ब्रेथ्स, 2-3 गहरी गहरी सांसें आपको लेते जानी है, जिससे कि आपकी नर्वसनेस जो है वो कम से कम हो। हमेशा याद रखना कि आपकी नर्वसनेस आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि आप अपने नर्वसनेस के कंट्रोल में चले जाओ। थर्ड की एलिमेंट है इंथुसियाज्म। अब इसका मतलब क्या होता है, जरा गौर से समझो। एक इंटरव्यूअर अपने सामने वाले कैंडिडेट के अंदर 3 चीज़ें ढूंढता है। पहली चीज़ एक्सपर्टीज, सेकेंड थिंग ट्रस्टवर्दीनेस, एंड थर्ड डायनामिज्म, ठीक है। एक्सपर्टीज का मतलब तो आप जानते ही हो कि वो कितना उसके पास नॉलेज है, सब्जेक्ट का नॉलेज है। सेकेंड ट्रस्टवर्दीनेस, वो कितना ट्रस्टवर्दी है, एंड थर्ड इज डायनामिज्म। डायनामिज्म का मतलब वो कितना इंथुजियास्टिक है। इंथुजियास्टिक का मतलब क्या हुआ कि जब आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अपने क्लास में जोवियल रहना पड़ेगा। जोवियल का मतलब क्या है, आपको हंसमुख रहना पड़ेगा। अपने बच्चों को सामने आप समझाने जा रहे हो और मुंह लटका ऐसे खड़े हो और अच्छे से नहीं समझा पा रहे हो, तो क्या बच्चे सच में उस चीज़ को लर्न करेंगे? नहीं ना। तो आप जो भी आंसर दे रहे हो, जिसमें भी आप कोई ऐसी चीज़ बता रहे हो जिसमें एनर्जी लगनी चाहिए, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा। अगर सच में आप एक पैशनेट टीचर हो, आप एक जोवियल टीचर हो और क्लास में आप वैसे ही पढ़ाने वाले होगे, तो वो वहाँ पे दिखेगी।
और अगर आप ऐसा नहीं हो तो वो भी इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा कि आप एक जोवियल टीचर नहीं हो, आपके अंदर एंथुसियाज्म नहीं है, आप उस हाई लेवल एनर्जी के साथ नहीं बोल पा रहे हो। तो इसीलिए करेक्ट इंटोनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सेंटेंसेस। आप जो भी सेंटेंस बोल रहे हो, जिसमें भी अगर लगे कि जैसे बोलो कि आई एम अ पैशनेट टीचर, तो ऐसे नहीं बोलना है कि आई एम अ जोवियल पैशनेट, नहीं सर, आई एम अ जोवियल एंड अ पैशनेट एंड डेडिकेटेड टीचर। तो जब आप पैशनेट बोल रहे हो, आप डेडिकेटेड वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे एक स्ट्रेस लगना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक नॉर्मल फ्लो में बातें करते जा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो भी ऐसे वर्ड्स हैं जो खुशी वाले हैं, जिसमें आपको एनर्जी डालना है, उसमें आपको एनर्जी देकर बोलना है, ऐसा नहीं कि आप उसको नॉर्मली बोल दो। तो इसी को हम कहते हैं एंथुसियाज्म। हमारा फोर्थ की एलिमेंट है बॉडी लैंग्वेज। इसका मतलब है कि आप प्रेशर में किस तरीके से अपने बॉडी को मूव करते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप वहाँ पे जाके बैठोगे, आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने पैर को नहीं हिलाना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग ना नर्वसनेस के कारण अपने पैर को हिलाने लगते हैं, तो आपको अपने पैरों को नहीं हिलाना, सबसे पहली गलती लोग करते हैं। दूसरी, अगर इंटरव्यूअर आपसे हैंडशेक करता है तो वो हैंडशेक ना वार्मली होना चाहिए, ठीक है। वार्मली का मतलब कि ना ज़्यादा वो लूज़ होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए, एक नॉर्मल लेवल का, एक फार्म टाइप का होना चाहिए, ठीक है। जब आप बैठते हो तो आपके शोल्डर्स जो है ना वो ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, मतलब ऐसे भी नहीं, ऐसे होने चाहिए, मीन्स पैरेलल होने चाहिए और स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक। एकदम ऐसे नहीं बैठना, एकदम ऐसे नहीं होना है, जो आपका नॉर्मल पोजीशन उससे थोड़ा सा झुकना है, ऐसे करके, ठीक। जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा या इंटरव्यूअर आपसे कुछ बोल रहा होगा, तो आपको ना हेड को ऐसे करके नोड करना है। नोड मतलब हिलाना है, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि देख रहे हैं ऐसे वॉबलिंग नहीं करना है आपको हेड को, ठीक है। नॉर्मल तरीके से आपको जो नोडिंग होता है वो आपको करना है, जिससे कि वो सामने वाला समझेगा कि जो सामने वाला कैंडिडेट है वो उनकी बातों को सुन रहा है और समझ रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम हैंड जेस्चर्स का यूज़ करने लगते हैं, तो अपने हैंड जेस्चर्स को कम से कम रखना। जब आप बहुत अच्छी चीज़ समझा रहे हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। एज अ टीचर हम ऐसा कर ही देते हैं, ये सब कॉन्शियसली हमारे साथ हो ही जाता है, हम चाहते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको भी आप मिनिमम रखना चाहते हो, तो आपके पास जो फाइल होगी ना, उस फाइल को अपने लैप के ऊपर रख लेना, दोनों हाथ को ऐसे पकड़ के उस फाइल को ऐसे बैठ जाना। इससे क्या होगा, आपका हैंड मूवमेंट नहीं होगा या कम से कम होगा, और ये आपके लिए एक अच्छा साइन होने वाला है, ठीक है। ऐसे ये उंगलियां नहीं फोड़नी, पेन का जो टिप होता है वो नहीं करना, ठीक है। अपने फेस को नहीं छूना है, इधर उधर हाथ वगैरह नहीं डालनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक इंटरव्यूअर यही तो चेक करता है कि जब इस बंदे के ऊपर प्रेशर आएगा तो इसका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा। उसके बॉडी लैंग्वेज से ही उसकी पर्सनैलिटी शो होती है, आप किस तरीके से चलकर अंदर आते हो, ठीक है। दूसरे एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूँ, जब आपको डेमो टीचिंग होने वाला होगा ना, तो आपको ध्यान रखना है कि 45 डिग्री के एंगल पे आपको इस बोर्ड को देखना है। ऐसे मान लो मैं कुछ लिख रहा हूँ तो ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। एकदम बैक आपको कभी नहीं दिखाना होता है, आपको ये ध्यान रखना है, आपको इस तरीके से मुड़ना है। डैट मीन्स कि आप बोर्ड की तरफ भी देख रहे हो, आप बच्चों की तरफ भी देख रहे हो, डैट मीन्स 45 डिग्री का एंगल बना के आपको लिखना है और इस तरीके से आपको टीचिंग करनी है। जब आप खड़े हो तो मेक श्योर कि आपका जो बॉडी वेट है वो दोनों पैर पे आ रहा हो। ऐसा नहीं कि ऐसे करके एक हिप पे प्रेशर आ रहा है, एक बिल्कुल नॉर्मल हो गया पैर, ना ही ऐसे, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों पैर पे इक्वल वेट देकर खड़ा होना है। इससे ये दिखाता है कि सामने वाला जो इंसान है वो क्या कर रहा है, वो क्या है, कॉन्फिडेंट है, वो जो भी चीज़ें बता रहा है, ठीक है। कई बार तो आपके जो हैंड जेस्चर्स होते हैं ना, ये हैंड जेस्चर जब आप टीचिंग के टाइम में समझाते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान को ये शो करता है कि सामने वाला इंसान जो मुझे कुछ बता रहा है वो कॉन्फिडेंट है अपने बात पर, ठीक है। तो इसीलिए बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। आप इसको अपने मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। अगर आपके घर में कोई एल्डर है तो उनसे इस चीज़ को जज करवाओ, ठीक है, कि आप किस तरीके के एक्शंस कर रहे हो जब आप पढ़ाते हो, जब आप बातें करते हो, ठीक। नेक्स्ट, फिफ्थ की एलिमेंट है हमारा बॉडी पार्ट्स एंड एडोरमेंट फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर आप मैन हो तो आपको शेविंग करके जाना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप मॉस्टेच रखते हो या बियर्ड रखते हो तो वो कम से कम हो, एकदम मिनिमम हो, ठीक है।
और अगर विमेन की बात करें तो वो अपने बालों को काफ़ी अच्छे तरीके से संवार के जाए, ये नहीं कि कुछ इधर से निकल रहा है आप हेयर बैंड लगाओ, कुछ फैंसी टाइप की चीज़ें पहन लियो, और वैसी बात आप नहीं पहनोगे, फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज आप जान लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है इसमें, डेट इज़ की परफ्यूम। मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये बात एक बहुत अब जानो ना जानो, ये सबकॉन्शियस एक ट्रिक है कि आप किस तरीके से स्मेल करते हो, ठीक है। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है सामने वाले इंसान पे। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा हार्ड स्मेल करने वाला डिओड्रेंट लगा कर चलेगा, ऐसा नहीं, एकदम लाइट, ठीक है, ऐसा जो मतलब किसी को परेशान ना करे, ठीक। तो नॉर्मल टाइप का जो डिओड्रेंट होता है वो भी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसा स्मेल करते हो, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। हमारा 6th की एलिमेंट है आई कॉन्टैक्ट। याद करो कि जब भी कोई इंसान झूठ बोलता है तो हम कहते हैं ना कि मेरी आंखों में देखकर बात करो, मेरी आंखों में देखकर बोलो कि तुमने ये काम नहीं किया। तो जब आप झूठ बोलते हो तो आप आई कांटेक्ट नहीं बना सकते, तब आप आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते। तो जब आप एक इंसान से आई कांटेक्ट बनाते हो तो ये शो करता है कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो और जो आप बोल रहे हो उसमें आप कॉन्फिडेंट हो और वो सच है। तो एक इंटरव्यूअर जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको अपनी आइज़ को ना शिफ्टिंग नहीं करनी, ऊपर नीचे ऐसे नहीं देखना, ठीक है। आपको उस इंटरव्यूअर की तरफ देखकर बात करना है, उससे आई कांटेक्ट बनाना है। अब ऐसा नहीं कि वहाँ पे 5 इंटरव्यूअर बैठे हैं आप सिर्फ एक को देख रहे हो, नहीं। भले ही एक ने क्वेश्चन पूछा है तो 80% आई कांटेक्ट उससे बनाना है एंड 20% सबकी ओर देखते हुए आपको बात करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछा, अगर आप अपना इंट्रोडक्शन भी सुना रहे हो, सेल्फ इंट्रोडक्शन भी आप सुना रहे हो, तो उसमें भी सिर्फ एक इंसान को नहीं देखना, आपको सबको ऐसे देखते हुए बातें करनी है। सो आई कांटेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कभी मत भूलना। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो अपने फैमिली मेम्बर से कुछ मॉक इंटरव्यूज़ अरेंज करवाओ, ठीक है। जो भी ऐसा इंसान आपके साथ है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आप उससे कोशिश करो कि आई कांटेक्ट बनाकर ऐसे इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप मिरर के सामने जाकर कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका मोबाइल फ़ोन, आपका मोबाइल फ़ोन आपके पास है, उस मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्डिंग करो। इससे क्या होगा कि आप अपनी वॉइस को भी सुन पाओगे, ठीक है। आप कैसे बिहेव कर रहे हो उसको आप देख भी पाओगे, आपके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है वो आप देख पाओगे और अपने आप को जज भी कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर वाला फॉर्मूला पुराना हो गया, आप कोशिश करो कि अपने स्मार्टफोन का यूज़ करके आप इस तरीके के प्रैक्टिस किया करो। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट की एलिमेंट इज वॉइस। इसका मतलब कि आप क्या बोल रहे हो ये उतना मैटर नहीं करता, आप उस चीज़ को कैसे बोल रहे हो ये मैटर करता है। तो इसीलिए जब आप एक इंटरव्यू के रूम में होते हो तो उसमें आप जो भी चीज़ें बोल रहे हो, द वे you deliver it to them has a great impact on the interviewers। सिंपल थिंग आपको याद रखना है, ठीक है। आपको ना ज़्यादा धीरे बोलना है ना ही ज़्यादा तेज बोलना है, आपको मीडियम वॉइस में बोलना है ताकि सामने वाला सुन सके। जब आप डेमो टीचिंग देने जा रहे हो उस समय भी आपको इतना वॉइस रखना है ताकि जो लास्ट इंटरव्यूअर बैठा हुआ है ना वहाँ तक सुनाई दे। करोगे कैसे? आप नॉर्मली घर पे प्रैक्टिस किया करो। अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी प्रैक्टिस रोज़ हो रही है, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। वॉइस में एक और चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताया इस वीडियो में, दैट इज़ इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। अब किस वर्ड पे कितना स्ट्रेस डाल रहे हो, आप उस चीज़ को कैसे सामने वाले के पास बोल रहे हो। एक मैं आपको सेंटेंस देता हूँ, पॉज के मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो। देखो दोनों में सेंस है, रुको मत जाने दो, दूसरा रुको मत जाने दो। तो दोनों सेंटेंस में आपने देखा मैंने क्या किया, बीच में एक पॉज लिया। तो एक पॉज का होना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस जगह पे आपको रुकना है, किस जगह पे आपको बोलना है, किस जगह पे आपको कम स्ट्रेस डालना है, किस वर्ड पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस डालना है। अभी आपके पास बहुत टाइम है और इस टाइम में आप रोज़ अपने आप को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो और उस लेवल तक भी पहुंच सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको 7 ऐसे की एलिमेंट्स बताए हैं जो एक नॉन वर्बल एज की ओर रिप्रेजेंट करता है। यानी आप इंटरव्यू के रूम में जब जाते हो तो इन सभी का प्रैक्टिस होना आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिसिंग आप इन सभी चीज़ों का अगर ध्यान नहीं दोगे और ऐसे ही चले जाओगे तो चांसेस जो हैं वो आपके सिलेक्शन के कम हो जाए। क्योंकि अब मैंने बताया कि जो क्वेश्चंस आप आंसर कर रहे हो
उसका जितना इंपॉर्टेंस होता है उससे थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपकी इन सभी चीज़ों का होता है जो एक टीचर वहाँ पे बैठे होंगे जो सिर्फ साइकोलॉजिस्ट होंगे, ठीक है। वो यही सभी चीज़ें देख रहे होंगे कि बंदा क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रही है, कैसे टीचिंग कर रहा है, कैसे बातें कर रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे खड़ा है, कैसे हैंड जेस्चर्स कर रहा है, कैसे उसकी कम्युनिकेशन स्किल है। तो ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना कि दूसरी वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे तो लगता है कि डेफिनेटली ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर ऐसा है तो नीचे प्लीज़ कमेंट करके बताना मेरे इस एफर्ट को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ एंड गुड बाय।